1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था। 22.5 मिलियन लोग HIV का शिकार हो चुके थे और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ HIV के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को 1 साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में HIV बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी और कोई भी सॉल्यूशन एफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की, क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला HIV के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके बजाय सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में HIV के केसेस 18 गुना कम हो गए और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं, उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर। और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसी कुछ इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोड मैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसी डिजीजेस जो फिलहाल एपिडेमिक में है, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादातर लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर जहां पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहां पर उन्हें पहुंचा दिया और वहां के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रेकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप देशों के अंदर वैक्सीनेशन के काम करती है, उन्हें
एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन्स उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज की है वो इंडिया में ही बनी और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इससे मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस C की दवाई 49,000 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में 151 रुपीज में वो बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी 9,233 रुपीज पर डोज की जो दवाइयां है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीज चुकाते हैं, वही इंडिया में ये काम 111 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इजराइल, जापान, US, EU इन कंट्रीज के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की ताकि मार्केट के अंदर हम और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में उन्हें वो चेंज कर पाए ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयां ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, US और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है। और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है। डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ UN के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में हैं, वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे। लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है और स्पेशली 2021 में जो इंपॉर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। मोस्टली ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मार्च के पहले, जैसा कल रात की इन्फो न्यूज में मैंने अनाउंस किया है। मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रहने वाला हूँ, तो मॉर्निंग वीडियो सभी आपको मार्च तक देखने नहीं मिलेगी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। काफी शॉकिंग फैक्ट्स थे यार। मुझे थोड़ा सा पता था बट ये काफी डिटेल में उन्होंने इवन प्राइस कंपैरिजंस वगैरह डिटेल में किए। हर मतलब एक चीज मतलब इंटरनेशनल मार्केट में 10,000 रुपए की मिल रही और इधर 32 रुपए में, 110 रुपए में, 70 रुपए में, मतलब इतना ह्यूज गैप। इतनी बड़ी बीमारियों का मतलब कैंसर वगैरह मुझे इससे ना वो ना एक दो चीजें याद आ गई। याद है वो आमिर खान का एक शो लगता था
वो सत्ते पे जाता, ऐसा करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं। उसमें ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक आदमी आया हुआ, तो वो बता रहा था ये जो जेनेरिक है ना, ये ना 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में हम तैयार कर लेते हैं, जो मार्केट में 500, 1000 रुपए में भी मल्टीनेशनल कंपनियां बेच रही हैं। तो अच्छा, और एक और चीज मुझे याद आई, जैसे इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब पूरी वर्ल्ड में फैल रही है, इसी तरह जैसे यूपीआई सिस्टम है, तो उसको भी ना वो अमेरिका या बड़े बड़े जो कंट्रीज है ना, डेवलप कंट्री, उसको ना इंडिया से प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई कई कंट्रीज को क्या आप ये उनसे फैसिलिटी ना लें। तो मतलब उनको ऐसा है कि मतलब हमारा जो बड़ा मार्जिन है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन आप देखें इंडिया की जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता होगा दूसरे जो मुल्क हैं, जो नहीं चाहते कि ये कंपनियां जो है वो मार्केट में अपना मेडिसिन जो है वो सेल करें, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी सेल हो, ज्यादा सेल हो। तब भी तो वो पॉलिटिशियन को पैसे खिलाते हैं ताकि वो लॉबिंग कह रहे थे ना उस प्रोसेस उसको मार्केट में आनी ना दे। या उनके रूल चेंज देखें, लेकिन वहां पे भी देखें कि पॉलिटिशियन जो है वो फिर इसका मतलब है कि वो भी उस लॉबी का हिस्सा नहीं ना बने। बात करूं अगर आज के समय की, तो नो डाउट इंडिया जो है वाकई में एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इंडिया से ही दूसरे देशों में जा रही हैं। और इस पैंडेमिक की खुसूसन अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल में आज के टाइम में पूरे देश जितने भी दुनिया में है वो ज्यादातर डिपेंड कर रहे हैं इंडिया पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती और अगर आपको अच्छी वैक्सीन भी मिल रही है तो वो इंडिया से मिल रही है। और जिस तरीके से इस वीडियो में डिस्कस किया गया, वाकई में मैं कहूंगी कि इस लिहाज से काबिले तारीफ है इंडिया की परफॉर्मेंस, और मैं कहूंगी कि उनकी जो भी सोच है इस चीज को लेकर के इंसानियत की खिदमत करनी है, क्योंकि देखो वाकई में जितने बड़े बड़े जायंट्स होते हैं वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं कि भाई इनको पीछे धकेल दिया जाए, ये आगे हमारे कंपटीशन में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है वो काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए स्टैंड लेने के साथ साथ इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी देखी कि हम कहाँ पर जो है, यानी कि वहाँ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर किस तरह मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त था कि पूरी मार्केट का सिर्फ 5% शेयर इंडियन फार्मेसी के पास है, और अब लगभग 85% जो है वो खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिसिन अपनी। तो देखिए अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही होती है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। जैसे जो है कंपनी ने HIV की जो है वो देखी कि भाई यहाँ पर, हाँ सिप्ला ने देखी कि यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं काम, तो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत महंगी है। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। इंडिया में पेटेंट वाला सिस्टम नहीं है। मतलब अगर कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई एक दवाई बनाती है ना, और उसको वो अपने हिसाब से अगर महंगी बेचना भी चाहे तो वो फॉर्मूला कोई दूसरी कंपनी कॉपी करके वो दवाई सस्ते में बेच सकती है, क्योंकि वहां पे वो दवाई को पेटेंट नहीं करवा सकते। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि कोई अगर दवाई की पाकिस्तान ने अगर कोई दवाई बना लिया, बल्कि तो बनाते ही नहीं है, बाहर से आती है, लेकिन अगर बना ली है तो वो उसको पेटेंट करा लेते हैं, फिर वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी की प्राइस पे उसको बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेटेंट चलेगा 20 साल तक। 20 साल के बाद वो आएगा पब्लिक डोमेन में। जब पब्लिक डोमेन में आएगा तब कोई भी बना सकता है उसको, उससे पहले वो अपनी मर्जी से बेचेंगे उसको। और किडनी पेशेंट्स और इसके अलावा डिफरेंट बहुत महंगा है भाई डिजीजेज हैं, उसके लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो परचेज कर सकता है। मिडिल क्लास का बंदा अगर अल्लाह ना करे यार, ऊपर वाला पुलिस वाले से और पुलिस वाले मतलब कानून से और हॉस्पिटल से ये ऊपर वाला बचाए, ठीक है, वो इतना अजाब हो जाता है ना इंसान के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल स्पेशली हॉस्पिटल में जाते हो आप, मरीज लेके जाते हो तो आप मरीज तो बीमार है ही, ठीक है, जो पेशेंट है वो तो बीमार है ही, लेकिन जो अटेंडेंट जाता है वो भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज से तो ऊपर वाला ही बचाए। अब बात दवाइयों की हो रही है, दवाई एक्चुअली मेडिसिन जो है ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बहुत महंगी है। फार्मेसी में बहुत आगे इंडिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वर्ल्ड की फार्मेसी बन चुका है। टाइटल ही शॉकिंग था कि मतलब पूरी दुनिया के लिए एक इंडिया फार्मेसी की हैसियत रखता है। बिल्कुल। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और बहुत ही एक यूँ समझ ले कि एक गॉड की तरफ से गिफ्ट है कि आप दुनिया की भलाई कर रहे हैं। 2003 से 2008 तक जो अफ्रीका में एड्स से रिलेटेड इन्होंने जो काम किए, सस्ती दवाइयाँ दी, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था उनका इलाज,
क्योंकि एक वो दौर था कि जब $10,000 हाँ वो दौर तो था आज भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो। वो दौर था जब बहुत ज़्यादा एड्स फैल रहा था अच्छा। अफ्रीका में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि लोग मर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत कॉस्टली इलाज हो रहा था, तो वहाँ पर भी इंडिया ने वैक्सीन बनाई या दवाई बनाई सस्ती, वहाँ इलाज हुआ, तो उसके बाद से इंडिया इस मामले में दुनिया की नज़र में आया। ठीक। उसके बाद बता रहे हैं कि तरक्की हुई फार्मेसी से, फिर यूएन ने बहुत सपोर्ट किया। देखिए ना, अच्छा हर दवा इंडिया में सस्ती, बहुत, यानी कि उसकी कॉस्ट मैं कहता हूँ कई गुना सस्ती। एक होता है ना कि 2 गुना 4, नहीं भाई, कई गुना सस्ती। कहाँ वो 10,000, कहाँ वो 10 रुपये, 100 रुपये, इतना फ़र्क। अच्छा मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक चीज़ अगर कोई देश बनाता है 100 रुपये की, ठीक है, तो कोई दूसरा देश उसको बनाएगा 50 रुपये की। हाँ गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और उसके अलावा बहुत सारे दोस्त जो है ना वो रिकमेंड भी कर रहे थे। रिकमेंड के अलावा हम भी बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे फोकस कर रहे थे कि कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेके आएँ जिसमें जो है ना वो नॉलेज जो है ना वो उसमें मज़ीद इजाफा हो हमारे, क्योंकि हमारा मकसद नॉलेज सीखना होता है और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर भी करना होता है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया जो है ना वो एक दौड़ में लगा हुआ है आगे निकलने की। तो उसमें जो है ना वो फार्मेसी या फार्मेटिक के हिसाब से या मेडिसिन में जो है ना वो जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो आगे निकल रहा है। तो इसके बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो यही है कि वो जो है ना ये वॉल्यूम के लिहाज से जो है ना वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो फार्मा में जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके अलावा वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये